अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नवंबर के महीने के अहम मुआशी अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। महंगाई, टैक्स महसूलात और बरामदात के अहम अदाद-ओ-शुमार रिलीज कर दिए गए हैं। महंगाई के हवाले से खदशात न सिर्फ दुरुस्त साबित हो रहे हैं बल्कि तवक्कात से ज्यादा महंगाई के अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। और महंगाई न सिर्फ दोबारा डबल डिजिट में चली गई है बल्कि नवंबर के महीने में 21 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। नवंबर के लिए मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेज और मुआशी तज्ज़ियाकारों ने 10 से 10.5% तक महंगाई का तखमीना दिया, मगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जारी किए गए दादो-शुमार के मुताबिक महंगाई तवक्कात से ज्यादा रही है। अक्टूबर में 9.2% पर रहने वाली महंगाई नवंबर के महीने में अचानक 11.53% पर पहुंच गई है। वाज़ेह नजर आ रहा है कि महंगाई हुकूमती अंदाजों और दावों से बहुत ज्यादा है। स्टेट बैंक की तरफ से गुज़िश्ता दिनों अचानक तवक्कात से ज्यादा 1.5% शरह सूद में इजाफा कर दिया गया और डिस्काउंट रेट को 8.75% कर दिया गया, मगर महंगाई में मजीद इजाफे के तवक्कात, खदशात और IMF के दबाव के तहत मार्केट में शरह सूद में मजीद इजाफे के खदशात मौजूद रहे हैं। एक साल के लिए कायबोर 11% से तजावुज़ कर गया, 6 माह का कायबोर 10.3% पर है और आज टी बिल्स के ऑक्शन में हुकूमत ने 3 महीने के लिए 10.78%, 6 महीने के लिए 11.5% और 12 महीने के लिए 11.51% पर पैसे रेज किए। और इस इजाफे के बावजूद भी हुकूमत 750 अरब रुपए के टारगेट होते हुए सिर्फ 504 अरब रुपए मार्केट से उठा पाई, यानी शरह सूद में और ज्यादा इजाफे की तवक्कात हो गई है। गुज़िश्ता दिनों जब हुकूमत ने PIB ऑक्शन के जरिए मार्केट से 117 अरब रुपए उठाए तो 3 साल के लिए रेट में 2.46% का इजाफा देखा गया और 3 साल का रेट 11.3%, 5 साल का रेट 11.59% और 10 साल के लिए रेट 11.8% पर पहुंच गया। और अब नवंबर में महंगाई 11.53% होने के बाद इस महीने में एक दफा फिर शरह सूद इजाफे के खदशात और तवक्कात पैदा हो गए हैं, जिससे न सिर्फ मुख्तलिफ कंपनीज की सूद की अदायगियों में इजाफा होगा बल्कि खुद हुकूमत की भी सूद की अदायगियां बढ़ जाएंगी। 3 साल से महंगाई तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला रहा है और अब फिर डबल डिजिट में चली गई है। साथ ही नवंबर के महीने में टैक्स कलेक्शन के हौसला अफजा अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। नवंबर के लिए 408 अरब रुपए के टैक्स टारगेट के बरक्स FBR ने 470 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। 5 माह में FBR 2314 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर चुका है, जो गुज़िश्ता बरस से 37% ज्यादा है। 5 माह में ही हुकूमत टारगेट से 298 अरब रुपए ज्यादा जमा कर चुकी है और इसी वजह से मुशीर खजाना शौकत तरीन पूरे एतमाद हैं कि हुकूमत 6100 अरब रुपए का IMF का रिवाइज टारगेट हासिल कर लेगी, बल्कि उससे भी ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो सकता है। टारगेट से 298 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा करने में इनकम टैक्स का हिस्सा 56 अरब रुपए है, जबकि बाकी टैक्सेस दरामदाद में इजाफे की वजह से दरामदाद की स्टेज पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी की मद में हासिल हुए हैं। जबकि हुकूमत ने आज बरामदात के भी अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। नवंबर में बरामदात 2.9 अरब डॉलर्स की तारीखी सतह पर रही हैं, यानी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 33% ज्यादा रही हैं और हुकूमत के नवंबर के महीने के 2.6 अरब डॉलर्स के टारगेट से भी 300 मिलियन डॉलर्स ज्यादा रही हैं। इस साल के 5 माह में बरामदात का टारगेट 12.2 अरब डॉलर्स था और बरामदात तकरीबन टारगेट के मुताबिक 12.36 अरब डॉलर्स रही हैं, मगर आज हुकूमत ने दरामदात के नंबर्स जारी नहीं किए हैं और उनका अब इंतजार है। इस माली साल के 4 माह में बरामदात में 32% इजाफा हुआ है, मगर दरामदात में दुगने से भी ज्यादा 66% इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से तिजारती खसारा 103% बढ़ गया है और जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा हुकूमती अंदाजों और तवक्कात से बहुत ज्यादा रहा है। और नवंबर के महीने के लिए भी जो तखमीना अब सामने आ रहा है उसके मुताबिक दरामदात मुल्क की तारीख में पहली बार 7 अरब डॉलर से ऊपर हो सकती हैं, यानी तिजारती खसारा फिर 4 अरब डॉलर से ऊपर और करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर तवक्कात से ज्यादा होने का खतरा है। अक्टूबर में करंट अकाउंट खसारा 1.6 अरब डॉलर था और सिर्फ इसी माली साल के 4 माह में करंट अकाउंट खसारा 5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। और आज मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने बरामदात के अदाद-ओ-शुमार तो बताए हैं, दरामदात के अदाद-ओ-शुमार का इंतजार है और खदशा है कि नवंबर के अदाद-ओ-शुमार आने के बाद यही करंट अकाउंट खसारा सिर्फ 5 माह में 7 अरब डॉलर्स पर ना पहुंच जाए। और तशवीशनाक इसलिए है कि हुकूमत ने पूरे साल के लिए 8 से 9 अरब डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे का टारगेट रखा था, मगर इस रफ्तार से करंट अकाउंट खसारा 12 से 15 अरब डॉलर्स होने के खदशात पैदा हो गए हैं। मगर इस साल अगर गन्ने, गंदुम, चावल और कपास की अच्छी फसल आने की तवक्कात पूरी हो जाती हैं, जो कि नजर आ रहा है, तो अगले साल दरामदात का बोझ कम हो जाएगा। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें 85 डॉलर्स पर जाने के बाद अब 70 डॉलर्स पर आ गई हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए बगैर IMF की शराइत के तहत पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपये का इजाफा भी कर दिया है। यानी यहाँ भी हुकूमत को कुछ रूम मिला है कि यहाँ से सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है अगर खाने पीने की अशिया की दरामदात कम हो जाएँ, तेल की कीमतें नीचे चली जाएँ। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल और खुर्रम शहजाद साहब, साथ मौजूद होंगे टैक्स महसूलात पर बात करने के लिए साबिक चेयरमैन FBR शब्बार ज़ैदी
काजी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है महंगाई के नंबर्स आए मार्केट की तवक्कात से ज़्यादा, 10.5% की तवक्कात थी, तकरीबन डबल डिजिट में चला जाएगा, मगर 11.5 आई है। उस पर बात करने से पहले आज जो एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं हौसला अफजा 2.9 अरब डॉलर, मगर इंपोर्ट्स के नंबर बताए नहीं हुकूमत ने, और तवक्को की जा रही है कि वो 7 अरब डॉलर से भी ऊपर हो सकते हैं। 5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा 4 महीने में हो चुका, अगर ये नंबर्स आते हैं तो और करंट अकाउंट खसारा होगा। जो इक़दामात किए हैं, ये तवक्को की जाए कि आने वाले दिनों में उसके असरात आएंगे और करंट अकाउंट खसारा कर्टेल हो जाएगा, क्योंकि 8 से 9 अरब डॉलर तो हुकूमत ने पूरे साल के लिए तखमीना लगाया था, जो गालिबन 6 महीने में ही ना हो जाए। कहीं हम 14-15 अरब डॉलर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? थैंक यू शाहजेब भाई। देखें, दो चीज़ें आप पूछ रहे हैं कि इसका असर कब नज़र आएगा और जो मेजर्स लिए गए। अव्वल तो मेरे ख्याल में मेजर्स जो हैं वो थोड़े से ताख़ीर से लिए गए पॉलिसी डिसीजंस, और वो भी पार्शल हैं। अब देखें, मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ, और ये जून से ही या मई से चला आ रहा है इंपोर्ट का नंबर, कि सेंट्रल बैंक ने तो काफ़ी हद तक एक्शन लिए, प्रोएक्टिव रहा वो, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं अब तक लिया। अभी तक कोई लग्जरियस आइटम पे टैक्स नहीं बढ़ा, अभी तक इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं बढ़ी हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो मेजर्स लेने पड़ेंगे, और जब सारे मेजर्स लिए जाएंगे उसके भी कुछ माह के बाद ये असरअंदाज होता है। अगर आपने गाड़ियां इंपोर्ट कर ली हैं, आपकी सेल हो गई है, जो पाकिस्तान में 3 महीने का ऑन चल रहा है, 4 महीने का, तो गाड़ियां तो आनी हैं। अगर किसी ने टेक्सटाइल कंपनी के मालिक ने या टर्फ की फैसिलिटी जिसने ली है, सीमेंट वाले ने, अगर उसने प्लांट इंपोर्ट करना है तो वो भी इंपोर्ट होगी। तो दो चीज़ें हैं, एक तो स्ट्रिक्ट मेजर लिए जाएं जो अभी तक पूरे नहीं लिए गए, उसके 3-4 माह के बाद हम देखते हैं कि उसका डिमांड पे भी असर आता है और उसका इंपोर्ट पर भी आता है। खुरमशाह साहब, आपको क्या लग रहा है, अगर 7 अरब डॉलर से, क्योंकि 6 अरब डॉलर पहली दफ़ा क्रॉस हुआ तो सब हैरान थे, अब 7 अरब डॉलर की खबर आ रही है, इतना बड़ा अगर करंट अकाउंट खसारे के नंबर्स हो जाते हैं तो आगे के 6 महीने में अगर हमारी क्रॉप भी अच्छी आती है, बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें भी नीचे गई हैं, फिर कुछ इक़दामात भी अगर हुकूमत करती है, तो हम इसे एक ग्रोथ के नंबर के साथ और स्टेबिलिटी के साथ कर्टेल कर सकते हैं, या हम कोई 14-15 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे की तरफ जा रहे हैं? थैंक यू शाहजेब। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो नंबर बताया जा रहा है 7 बिलियन डॉलर क्रॉस हुआ है, इसमें डेफिनेटली कुछ बनाव हो सकते हैं। हम ये बात भी कर रहे थे, और इसमें मे बी जो ऑटो सेक्टर है, इसमें क्योंकि एक तरह से बैन लगाने की बात हो रही है, तो और पिछला भी एक बैकलॉग है, तो शायद गाड़ियां थोड़ी ज़्यादा इंपोर्ट हुई हैं, उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। ये वन टाइम हो सकता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो डेफिनेटली 10 बिलियन डॉलर क्रॉस करेगा। ये सवाल है कि 18 अगस्त तक डेफिनेटली ये नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे आई हैं, और हमारे यहाँ ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है। मैं आपको एस्टिमेटेड नंबर देता हूँ कि $5 अगर आपके मूव होते हैं तेल की कीमतों में इंटरनेशनली, तो आपके यहाँ इंपोर्ट पे तकरीबन कोई $1 अरब का फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे आज अगर ब्रेंट जो है $70 तोड़ के रफली 60s में आ जाता है, तो आपके यहाँ 15 से 20 जो डॉलर्स पर बैरल है, उसका इम्पैक्ट जो है 2 से ढाई अरब डॉलर जो है पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम यह है कि हमें ये देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ा। अगर हम वॉल्यूम की तरफ पुश करते हैं, और जो कि आगे जाके एक्सपेक्टेड है थोड़ा बढ़ेगा, उसकी वजह ये, जैसे अभी बात कर रहे थे कि टर्फ फाइनेंसिंग में जितनी मशीनरी आनी है उसका शायद मेजर पोर्शन आ चुका है, और 6 महीने में तकरीबन इसका इम्पैक्ट आएगा। जब कैपेसिटी ऑनलाइन रहेंगी उसके बाद आपको एक्सपोर्ट में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो लगता है ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट रफली कोई 10 से 12 बिलियन डॉलर के दरमियान कम से कम रह सकता है, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके यहाँ थोड़ा बहुत रिस्पाइट अगर मिलता है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे, तो आपके यहाँ ग्रोथ का थोड़ा सा रूम बनेगा। जो टाइटनिंग बहुत ज़्यादा है वो शायद इतनी ना हो, और इन्फ्लेशन थोड़ी सी जो है वो माइल्ड हो जाए। मोहम्मद सुहेल साहब, 11.5% की इन्फ्लेशन नवंबर के महीने में, और ज़ाहिर तवक्कात से ज़्यादा, और पहले ही इंटरेस्ट रेट्स सेंट्रल बैंक ने बढ़ाए और अचानक 1.5% बढ़ा दिया, मगर मार्केट में एक्सपेक्टेशन फिर भी उससे ज़्यादा रही। काइबोर 11% से ऊपर चला गया साल के लिए, 6 महीने का 10.3% है। जो पिछला PIB ऑक्शन हुआ उसमें तकरीबन 2.5% से रेट बढ़ गया 11.34% 3 साल के लिए। तो फिर जो इंटरेस्ट रेट आउटलुक है वो यहाँ से क्या नज़र आता है अगर इन्फ्लेशन इस वक्त काबू से बाहर हो रही? देखें, अगर फिस्कल मेजर्स नहीं लिए गए या उसमें देर की गई, जो की जा रही है, जैसे टैक्सेस इंपोर्ट्स पे नहीं बढ़ाए जा रहा है, रेगुलेटरी ड्यूटीज नहीं लगाई जा रही, उसके लिए बातें हो रही हैं, और अब कहा यह जा रहा है कि शायद ये कंडीशन है IMF की। तो अगर ये मेजर अगर नहीं लगाए गए तो सेंट्रल बैंक के पास और कोई चारा नहीं होगा, वो और टाइटनिंग करेगा। तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने हैं। अब सवाल ये है कि 1% बढ़ना है, 2% बढ़ना है, 3%।
वो डिपेंड करता है कि कितनी टाइटनिंग फिस्कल साइड पे होती है। और दूसरा, जिस तरह खुर्रम ने कहा कि ये भी देखना है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाती हैं। मगर जो अभी हालात हैं और जो नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो, रेवेन्यू का हो, इंपोर्ट का हो, अब बहुत सारे और भी नंबर्स आएंगे, करंट अकाउंट का भी नंबर आएगा, वो एक चीज़ तो निशानदही कर रही है कि एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ओवर हीटिंग हो गई है, तो उसको स्लो डाउन तो करना है। तो इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और तकरीबन 12.5% के करीब तो पीआईबी का यील्ड सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी हो चुकी है। और हमने नहीं देखा कभी भी कि पॉलिसी रेट जो है वो बहुत कम है और बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा है। ये यही सिग्नल कर रहे हैं कि मज़ीद टाइटनिंग मॉनिटरी भी देखी जाएगी और फिस्कल भी देखी जाएगी। मगर फिर मोहम्मद सुहेल साहब, फिर मुझे ये भी बताइएगा कि ऐसा हुआ कि शुरू में जब टाइटनिंग की गई इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए, हुकूमत ने आते ही जब किया था, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हुई थी। इस साल ज़ाहिर है एग्रीकल्चर आउटपुट तो अच्छा आ रहा है, इंडस्ट्री से भी तवक्को की जाए कि इस टाइटनिंग के बाद वो भी इस पूरे फेज को सर्वाइव करेंगे और पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। देखिए, स्लो डाउन तो होगा मेरे ख्याल में, जो राइटिंग ऑन द वॉल है, स्लो डाउन होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं समझते कि कोई 4-5% भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्लो डाउन होगा, जिसका असर काफ़ी हद तक सर्विसेज सेक्टर में भी पड़ता है। हाँ, एग्रीकल्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट है, बट वहाँ भी अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा है। इसीलिए अब कहना बहुत कबल अज़ वक्त है कि क्या ग्रोथ होगी, डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट 10% पे रुक जाएंगे या नहीं रुकेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट 10 की जगह 11% करने पड़ते हैं तो हो सकता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सफ़र करे और जीडीपी ग्रोथ भी सफ़र करे। खुर्रम साहब, आप क्या देख रहे हैं? इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट आउटलुक और फिर जीडीपी जो ग्रोथ आउटलुक है, वो आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए शाहजेब, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि इन्फ्लेशन जो है, जो 11.5% पे आई है, ये तकरीबन कोई 20-21 महीने का जो है वो हाई है। और जो रेट ऑफ इंक्रीज है, जो 3% हुआ है, वो बेसिकली 17 महीने का है। इसमें एक चीज देखने की ये इंटरेस्ट रेट के पर्सपेक्टिव से कि अभी जो है इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ाए जा रहे हैं या जाएंगे, उसमें शायद ज्यादा कंटेंट ये है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन पे जो है उसको कंटेन करना है। लेकिन इसमें दो तरह की चीजें होती हैं इन्फ्लेशन में, अगर आप देखें। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटेड जो है प्राइस इंक्रीजेस, दूसरा होता है कि आपकी कोर इन्फ्लेशन, यानी कि आपकी नेचुरल जो है डिमांड और कंजम्पशन और ये मनी सर्कुलेशन जो है वो बढ़ा रही है इन्फ्लेशन को। हमें ये देखना है कि कोर इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी। मिसाल के तौर पे कोर इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो जो इंक्रीज हुआ है शाहजेब, वो 1.1% कोर इन्फ्लेशन में इंक्रीज हुआ है, और जो जनरल इन्फ्लेशन में इंक्रीज हुआ है वो तकरीबन 3% से ज्यादा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2/3 हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस से आ रहा है, यानी कि आप टैक्स बढ़ाएं, आप जो है फ्यूल प्राइस बढ़ाएं, आप एनर्जी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, आप मजीद जो है वो डिवैल्यूएशन अगर होती है, करेंसी सर्कुलेशन होती है, तो इसकी वजह से वो हिस्सा ज्यादा प्ले कर रहा है। इसलिए इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाने से हो सकता है ग्रोथ ज्यादा से हट हो जाए, और ये चीजें वैसे भी कंट्रोल नहीं होंगी क्योंकि IMF के प्रोग्राम में हमें पास ऑन करनी है। तो इस हिस्से को अगर स्टेट बैंक देखे कि कोर इन्फ्लेशन को देखा जाए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए, इसमें फिस्कल डेफिसिट भी आपका जो है वो थोड़ा मैनेज हो सकता है, क्योंकि डेट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन जो है आगे डेफिनेटली इंक्रीज होने के चांसेस है, बट ऑयल प्राइसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, वो नीचे आई हैं। और मुझे ये लगता है शाहजेब कि अगले 6-8 महीने में सप्लाई जैसे जैसे ग्लोबल कमोडिटी की आना शुरू होगी, क्योंकि जब भी डिमांड बढ़ती है प्राइसेस जाती है, तो कमोडिटी की जो है सप्लाई आना शुरू होती है उस डिमांड को कैप्चर करने के लिए। तो डेफिनेटली ये नॉर्मलाइज चीजें होंगी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा माइल्ड हो सकता है अगले 6 महीने में, 1-2 महीने का शायद रिस्पाइट ना हो, लेकिन जून तक हो सकता है कि थोड़ी बहुत हमें रिस्पाइट मिले और थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हो। ग्रोथ बहुत ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इससे हमारा करंट अकाउंट पर प्रेशर आएगा और फिर हमारी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शब्बर ज़ैदी साहब। जो टैक्स के नंबर्स आए हैं वो हौसला अफजा नज़र आ रहे हैं। इसके हवाले से जो और कुछ इकदाम FBR कर रहा है, उन सब के हवाले से बात करेंगे। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शब्बर ज़ैदी साहब, जो टैक्स महसूलात के नंबर्स हैं, 5 माह में 37% का इजाफा है। अब ज़ाहिर एक बात ये की जा रही है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका रेशो और कम हो गया है, 33% पर पहुंच गए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट स्टेज की वजह से ये सारा का सारा हो रहा है। आप इस पर लिख भी चुके हैं पहले। इस दफ़ा आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बेहतर टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि इनकम टैक्सेस में भी इजाफा हुआ है? देखिए, टैक्स की कलेक्शन में कंपैरेटिवली बेहतरी हुई है, इसको हमें एडमिट करना चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, और मगर डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल हैं। तो हमें अगर एग्जैक्ट कंपोजिशन मिल जाए कि वो डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम बेस्ड हैं,
यानी कि जो एडवांस टैक्सेस होते हैं इंपोर्ट की स्टेज पे भी उनको भी हटा के जो इनकम बेस्ड टैक्सेस, हाँ, जो इनकम बेस्ड टैक्सेस है, अगर उसमें एक 37% इंक्रीज है तो ये एक बहुत ही क्रेडिबल काम है, क्योंकि मेरा तखमीमा ये है कि शायद उसमें वो इंक्रीज वो परसेंटेज की नहीं है होगी। ये जो डायरेक्ट टैक्सेस में भी जो इंक्रीज़ आ रही है, हो सकता है कि वो, मेरे पास फिगर्स नहीं है, हो सकता है वो इंक्रीज़ भी इन्फ्लेशन की और इंपोर्ट स्टेज टैक्सेस की हो, क्योंकि उसमें भी शामिल है वो टैक्सेस। अच्छा, हुकूमत ने अग्रेसिव टारगेट रखा था 5,800, जी वो हो जाएगा, और IMF ने कहा 6,100 करें, और हुकूमत अभी अपने टारगेट से जो 5 माह में 298 अरब रुपए ऊपर है, यानी 6,100 को भी सेटिस्फाई करते नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ से इंपोर्ट कुछ कम होती हैं तो आपको लगता है कुछ इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इंपोर्ट भी बढ़ी है और रुपया भी गिरा है, तो रुपये में कलेक्शन ज़्यादा हो रही है। वो मैं कह रहा हूँ ना, इंपोर्ट भी बढ़ी और रुपया भी बहुत तेज़ी से गिर गया, तो वो उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है ना। अब अगर हम कहते हैं कि हम इंपोर्ट को कर्टेल करेंगे तो ऑब्वियसली रेवेन्यू नीचे आएगा, मगर रुपए का तो अभी पोजीशन वही तकरीबन वही चल रही है। अब जो प्रॉब्लम आए वो देखिए, इंपोर्ट भी सवाल है कि हम कितना रिड्यूस कर सकेंगे, तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा रिडक्शन की हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। 3-4 बिलियन से ज़्यादा, 4 बिलियन से ज़्यादा हम इंपोर्ट रिडक्शन नहीं कर सकेंगे, हम 70 के आसपास की इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, सालाना 3 से 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं, मेरा मकसद है अगर 70 के आसपास करते हैं तो ज़ाहिर बजट 153 रुपए पे बनाया था, अब 176 रुपए पर अगर रुपया है तो कम से कम टैक्स की हद तक एक इत्मीनान होगा। टैक्स के तो आपका काम पूरा हो गया ना। 17 रुपए का तो वैसे ही बेनिफिट मिल गया ना आपको, 153 पे आपने बनाया था, और अगर 175 हो रहा है तो ये तो 22 रुपए का तो वैसे ही आपको फर्क मिल गया ना, 22 रुपए का फर्क तो वैसे ही मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए था, मगर अब है, मगर टैक्स पॉइंट व्यू से अच्छा हो जाता है वैसे। मगर हुकूमत सिर्फ यही नहीं है कि इंपोर्ट के लेवल पर ये टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, इकदाम भी कर रहे हैं। जो रियल एस्टेट डीलिंग्स हैं उनको बाकायदा तौर पर जितने भी डीलर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, नो योर क्लाइंट उनकी एक जिम्मेदारी है नो योर कस्टमर की, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी FBR को देंगे, क्योंकि हमारा रियल एस्टेट भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से ग्रे एरिया में ऑपरेट करता है। आप समझते हैं ये एक अच्छा कदम? देखो, जहाँ से बात बड़ी दुख भरी ये है कि ये काम हम अपने लिए नहीं कर रहे, FATF को कंप्लाई करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल, मैं मार्केट को जानता हूँ और मैं रियल एस्टेट का मैंने ही सबसे पहले रियल एस्टेट को टच किया था। सवाल ये है कि क्या रियल एस्टेट के अंदर जो नो योर कस्टमर है वो तो आपने कर लिया, उस कस्टमर के पास वाइट पैसा कितना है? अगर वो कस्टमर आपके पास आ रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास 2 करोड़ वाइट है और 1 करोड़ नॉन वाइट है, या तो ये दो चीज़ें हमें सेटल करनी पड़ेंगी। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि रियल एस्टेट की मार्केट को हम किस तरह लेकर जाएं डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में। मैं उसी वक्त, आपको याद है मेरे ज़माने में मैंने किया था, मैंने वैल्यूएशन को बढ़ा दिया था, अगर आपको याद है। वैल्यूएशन भी बढ़ा रहे हैं तो आपको वैल्यूएशन बढ़ानी पड़ेगी, मगर ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। आपको नो योर कस्टमर तो बिल्कुल ठीक है, मगर जो बाकी वाले पैसे हैं जो वो दे रहा है वो कहाँ से देगा, उसका ट्रेल क्या होगा, वो फिर आके आपको देखना पड़ेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ट्रेडर दे देता है, अब आप ये कह रहे हैं कि उसको कैसे पता चलेगा कि ये वाइट है या नहीं है, मगर अगर ट्रेडर ये सारी इन्फॉर्मेशन FBR को देता है तो कम से कम FBR तो देख सकता है कि वाइट है नहीं है, मेरा सवाल कुछ और होगा, जिससे डॉक्यूमेंटेशन। मेरा सवाल ये है कि क्या आज रियल एस्टेट में जो बायर हैं वो देने को तैयार हैं? क्या इसकी वजह से पूरा इकोनॉमी का रियल एस्टेट सेक्टर नीचे नहीं बैठ जाएगा? मतलब अगर देने को तैयार नहीं है तो फिर ना खरीदें। अब एक सेक्टर बैठ जाएगा तो उसको कैसे एक ब्लैक और फिर FATF के। मैं तो वो आदमी हूँ जिसने ये बात सारी की थी, बार-बार एमनेस्टियां दी गई हैं लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो एग्री कर रहा हूँ करें, मगर अब सवाल ये है कि ये नहीं हो कि हम ये करें और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो। देखो, हमारा मसला क्या होता है, हम लॉ लाते हैं फिर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। एक तरफ आप कैश इकोनॉमी को हाथ नहीं डाल पा रहे, फिर आप रियल एस्टेट को उसको आप चोक कर रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन को, तो फिर वो पैसा जो उसने अनटैक्स कमाया है कारोबार से, वो उसको कहाँ प्लेस करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट पार्किंग लॉट है अनटैक्स मनी की, और ये नहीं होनी चाहिए, 100% नहीं होनी चाहिए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इनको इतनी लंबी एमनेस्टी स्कीम थी, जिसने डिक्लेयर करना है करे, नए प्रोजेक्ट अनाउंस करना है करे, अब उसके बाद हुकूमत अगर कुछ इकदाम कर रही है तो मैं आपसे टोटली एग्री कर रहा हूँ, मगर मुझे ये बताइए कि क्या अगले साल से सारे ट्रेडर कारोबार में डॉक्यूमेंट करेंगे, तो वो जो पैसा आउट ऑफ बुक कमा रहे हैं वो क्या करेंगे? सवाल तो ये है ना, जवाब दें वो, क्योंकि उन्होंने नहीं की ना। नहीं, जब तक रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होगी, वो पैसा कमाने का रास्ता बंद नहीं होगा, तो यूटिलाइजेशन का मसला देखिए ना आप। ये तो फिर इसी तरीके से घूमता रहेगा। मैं ये एग्री कर रहा हूँ, 100% एग्री कर रहा हूँ। तो आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन लाना पड़ेगा। ये आप लाएंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। ये इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए कि चलो डिक्लेरेशन हो गई ना जी, वो तो हो गई 2018 तक की, 19 तक की। अब मैंने 2020 में जो पैसे कमाए,
मैंने 2021 में जो पैसे कमाए वो पैसे मेरे पास ब्लैक में पड़े हुए हैं ना, मैंने उस पर टैक्स देना। अगर भाई, यही आदत पड़ी हुई है कि आइंदा जब एमनेस्टी आएगी तो इस पे मुझे प्रॉफिट ना बताने के लिए उसको डिक्लेयर ना करने के। सबसे बड़ा प्रोपोनेंट हूं ना पाकिस्तान का, मगर जो आपने आज मुजाहिरा देख लिया ना, पीओएस का मुजाहिरा देख लिया ना, रिटेलर की रिटेलर कितनी कर सके हम कितनी रिटेलेशन कर सके रिटेलर्स की, CNI कार्ड हम क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सके। मैं ये कह रहा हूँ इसका जो बैक फ्लो है वो भी तो देखे ना कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है जो जिससे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। तो ये मेरा सिर्फ कहना गवर्नमेंट को ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिकोटोवर्सी प्रोग्राम लाना पड़ेगा जिसमें सारे एंड्स को साथ साथ आपको लिंक करना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साहब मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के इकदाम जो हैं वो हैं FATF के नतीजे में, मगर उन पर अमल दरामद उन्हें मुश्किल नजर आ रहा है। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लाना पड़ेगा। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। हुकूमत आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन दोनों पर दबाव बढ़ा रही है, मगर साथ ही खुद भी इस पूरे मामले पर कंफ्यूज नजर आ रही है। मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं और अहम फैसला साजी के मामले ने भी मज़े का खैर सूरत हाल इख्तियार कर ली है। कल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ना कराए तो उनकी फंडिंग रोकने की तजवीज़ भी है। अहम बात यह है कि कल जब वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह बयान दिया तो समझा गया कि इस तजवीज़ से मुताल्लिक पूरी वफाकी हुकूमत मुत्तफ़िक है, सोचा समझा फैसला है। मगर आज वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अपना टॉक से बात करते हुए कहा कि जब इलेक्शन कमीशन की फंडिंग रोकने से मुताल्लिक काबीना में बात हो रही थी तो वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद ही नहीं थे, वो नमाज पढ़ने गए थे और इस तजवीज़ पर अराकीन कैजुअल अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। क्या काबीना के अंदर ये बात वाकई डिस्कस हुई है कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन EVM के ऊपर नहीं हमारी बात मानता तो इलेक्शन कमीशन के फंड रोक दिए जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब नमाज के लिए जब गए तो उस दौरान में हमारी कुछ जो होता है कि कैजुअल बातें हुई। जो आपने अभी यहाँ बताया है दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर कि वज़ीर आज़म नमाज के लिए गए हुए थे, आपस में कुछ कोलीग्स ने बात की और फवाद चौधरी साहब ने आके कह दिया कि जी वफाकी काबीना ने ये कहा है। देखें नहीं, फवाद चौधरी साहब ने देखें उन्होंने अगर जिस पैराए में बात की है उसको एक तो ये है कि ये कोई हेडलाइंस बन गई हैं, जाहिर है कि मीडिया में तो वही बात he represents the government, he is the I face of the government. know बट मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इस वो हम ज़रा ज़्यादा उसको वो कर रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट इससे पता चलता है फैसला साजी होती कैसे। वज़ीर आज़म साहब नमाज पढ़ने जाते हैं 4 मिनट के लिए, हाँ 4 मिनट उस दौरान जोर किया इतने सीरियस फैसले हो जाते हैं। नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं वो नमाज पढ़नी। मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ, 10 मिनट कम 3 बजे जबकि वो जोर की नमाज से पहले उन्होंने उठे हैं, बहुत अच्छी बात है, फर्ज किए, उन्होंने नमाज के लिए गए 3 से 4 मिनट। अच्छा आप देखें फवाद चौधरी ने जो बात की है वो आप देखें ना कि दे आर ऑल पॉलिटिकल, वी ऑल आर पॉलिटिकल। वो बिल्कुल ठीक है। और ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस में ये कोई फैसला हो गया, ये जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि जी फैसला साजी इस तरह होती है, ऐसी मतलब ट्विस्ट ना करें। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी है फवाद चौधरी साहब ने, बेशक दोबारा सुन लीजिए, उसका इंप्रेशन बड़ा और आया है। देखें बात ये है कि हो सकता है और आप दुरुस्त भी कह रहे हों, ये बहुत बड़ा दावा है। एक वफाकी वजीर कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की फंडिंग रोकने से मुतालिक जो बात अपनी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कही थी और काबीना के इजलास के बाद कही थी वो एक कैजुअल बातचीत थी। मगर फवाद चौधरी ने क्या कहा था, सुनिए। EVM के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। अभी इतना बड़ा दावा वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर कैसे किया गया, ये एक सवालिया निशान है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात EVM के जरिए कराने का पाबंद है, जबकि आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी एक तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि कानून बन गया है, अगले इंतखाबात EVM से ही होंगे। अब वोटिंग का कानून बन गया कि वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे। अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है, लेकिन कानून बन गया है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन जो हैं वो वोटिंग मशीन पे होंगे। कोई तहरीक नहीं है। 3.5 साल हो गए जी, 6 में और 3 महीने के बाद बल्दियाती इंतखाब 6 महीने ये लग जाएंगे तो फिर इलेक्शन का ढोल बज जाएगा। तो अपोजिशन ने भी, अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें इमरान खान कम है कि उसे नाअहल और नालायक अपोजिशन मिली है।
और हुकूमती वज़रा जो बयानियाँ बना रहे हैं उससे अटॉर्नी जनरल मुत्तफिक नहीं है। नए इंतखाबात कैसे होंगे? अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इसके लिए इलेक्शन कमीशन का मुतमईन होना ज़रूरी है। दोनों जो कानून अगर आप देखें इसमें सिर्फ इतना कहा है कि इलेक्शन कमीशन इनेबल करेगा और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा। इनेबल करेगा विद द असिस्टेंस ऑफ नादरा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वोट दे सकें, और ये इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स प्रोक्योर करेगा। ये ज़ाहिर है कि एक नया तजर्बा है पाकिस्तान के लिए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की कंसर्न्स को भी एड्रेस करना होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे आइन के तहत ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि फेयर, ट्रांसपेरेंट, फ्री इलेक्शंस होल्ड करें। अब जब तक इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और वो EVMs जो हैं इस तरह की प्रोक्योर नहीं होंगी जिस पे वो खुद सेटिस्फाई हैं कि अब हम जनरल इलेक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कानून ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि आप कल से जो भी इलेक्शन होगा उस पर वही यूज़ करें। ये इलेक्शन कमीशन की सेटिस्फैक्शन है। आखिरी और हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। जी बिल्कुल। इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़रूर है कि क्योंकि ये कानून बन गया है तो अब इलेक्शन कमीशन की और आइन में वैसे भी जिम्मेदारी है कि अगर वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रांसपेरेंसी आ सकती है तो आज से ही ये एफर्ट की इब्तिदा होनी चाहिए। डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ इंगेज हों, डिफरेंट NGOs हैं उनके साथ इंगेज हों। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का मुतमईन होना ज़रूरी है, जबकि कल हमारे प्रोग्राम में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर इरशाद ने भी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर बात की थी और वाज़ेह किया था कि इलेक्शन कमीशन की फंडिंग को आर्टिकल 220 ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है। वफाकी और सूबाई हुकूमत के तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं। आइन की आर्टिकल 222 में ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि ऐसा एक्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करे तो आप उस एक्ट को तस्लीम ना करें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको तस्लीम करने का रवादार नहीं है। जहाँ तक फंडिंग का सवाल है तो फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 220 ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं। अब अगर ये फ़ंड रोकते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने हकूक़ को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 220 के तहत अपने फ़ंड हासिल कर लेगा वजारत ख़जाना से। कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, रोकेगा तो कंटेम्प्ट लगा देंगे। जहां खुद कंफ्यूज होने के बावजूद हुकूमत अपोजिशन पर दबाव बढ़ा रही है तो वहीं अपोजिशन इस हवाले से खुद भी कंफ्यूज नजर आ रही है और अब तक कोई हिकमत अमली ही नहीं बना पाई है। अगर हुकूमत हर हाल में पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात और 2023 के आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने के लिए बज़िद है तो PDM की, नून लीग की क्या हिकमत अमली है? क्योंकि शेख रशीद तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमें ऐसी अपोजिशन मिली है। पूछेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब से एक ब्रेक के बाद। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात भी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराना चाहती है। साथ ही ओवरसीज़ वोटिंग पर भी हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह पैगाम हुकूमत दे रही है कि उनकी फंडिंग बंद हो सकती है। इस सारे मामले में अपोजिशन कहाँ खड़ी है? क्योंकि हुकूमत शुक्र अदा कर रही है कि हमें ऐसी अपोजिशन मिली है। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब आप लोग इजलास पे इजलास करते हैं, पिछला भी इजलास कर लिया, फिर कहा जी 6 तारीख को हम फिर कोई फाइनल फैसला करेंगे कि हम कर क्या सकते हैं। ना आप लोग अदालत गए ना कुछ और काम किया, पार्लियामेंट से हुकूमत ने सारी कानून साजी करा ली और EVM भी कराना चाहती है और हुकूमत कह रही है कि ओवरसीज़ वोटिंग भी होगी जिससे पंजाब के 40 हल्कों पर फ़र्क पड़ेगा। कुछ हल्कों में तो वो कह रहे हैं कि हज़ारों वोट्स का फ़र्क पड़ेगा और तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आएगा। आप लोगों ने देखते ही रह जाना है, हुकूमत ने सब कर जाना है। शाज़ेब एहतजाज के 2 ही मॉडल हैं। एक वो मॉडल है जो इस वक्त अपोजिशन ने अपनाया हुआ है और उसके तहत जो है वो बयान हो सकता है, जलसा हो सकता है, एहतजाजी रैली हो सकती है और उसके बाद पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है या बाइकआउट किया जा सकता है। और दूसरा मॉडल ये है जो TLP मॉडल है। अगर हुकूमत जो है वो हद से गुजरेगी और लाइन क्रॉस करेगी और EVM के ऊपर इलेक्शन करवाने की कोशिश करेगी तो ये मेरी बात भी आप नोट कर लें कि अगर ये लातों के भूत बातों से ना माने तो फिर वो मॉडल भी जो है वो अपना लिया जाएगा और फिर हर इलेक्शन के दौरान हर पोलिंग स्टेशन पे वो फिर वही कुछ होगा जिसका फिर जो है वो इनको अंदाज़ा नहीं है। और फिर ये इलेक्शन जो है, बाकी इलेक्शन तो इलेक्शन होने के बाद मुतनाज़ा होते हैं, ये इलेक्शन जब होने से पहले मुतनाज़ा हो जाएगा तो फिर ये 77 के इलेक्शन के बाद जो तहरीक
अपोजिशन की तरफ से चली थी, भी उसकी याद ताज़ा कर देगा। नहीं मगर राज साहब, जो टीएलपी मॉडल है आपको भी अच्छे से पता है कि उसका ना मुल्क को फ़ायदा है ना मुल्क उससे आगे बढ़ पाएगा, और जाने अलग चली जाएंगी और मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है वो अलग आ जाएगा। उससे पहले के भी बहुत सारे मॉडल हैं। बतौर अपोजिशन पार्लियामेंट में आप हुकूमत को रोकने की भरपूर कोशिश कर सकते थे, हुकूमत के इत्तेहादियों से रब्ता कर सकते थे, आप लोगों ने नहीं किया। उसके बाद पार्लियामेंट से हो गया, आप अदालत से रुजू कर सकते थे, जिसका आपने इशारा दिया, आप उस तरफ भी नहीं जा रहे हैं। हर इजलास आप पीडीएम का करके कहते हैं, ये करके करते हैं कि जी बड़े फैसले होंगे। पिछला इजलास में कोई फैसला नहीं कर सके, फिर कह रहे हैं जी 6 दिसंबर का इजलास होगा, पहले पार्टियां खुद फैसला करें, फिर इजलास। हालांकि पार्टी की सारी क़यादत मौजूद थी पिछले इजलास में भी। तो उससे पहले की भी बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसमें आप बार बार नाकाम हो रहे हैं या फैसला नहीं कर पा रहे हैं। नहीं शाहजेब, वो उससे पहले जो स्टेजेस हैं उन स्टेजेस के ऊपर हम अमल कर रहे हैं, और हम दिल से ये चाहते हैं कि उन स्टेजेस का जो है वो कोई असर इस जमात पे हो जाए, या इसके जो वज़रा जो हैं जो यानी हर रोज़ जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि उसमें इश्तियाल के अलावा और अपोजिशन को गालियां देने के अलावा कोई बात नहीं होती। मामला ये है कि जब सूरत हाल ये हो कि इन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और इन्हीं यानी इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें ये था अपना ये ईवीएम थी, इसके अलावा जो दूसरे लाज जो इन्होंने पास करवाए उसके ऊपर बुलाया, उस अजलास में इत्तेहादी इनके साथ नहीं थे, लेकिन इत्तेहादी ये भी साथ कह रहे थे कि अगर हमें उधर से फ़ोन ना आया तो हम बिल्कुल जाने का इरादा नहीं रखते, और हम अब जो है वो थक चुके हैं, हम आवाम के सामने क्या मुंह लेके जाएं, हम जो है वो अब पीछे हट रहे हैं। और इसी तरह से इनके अपने 23 मेंबर जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में थे। राब्ते से मुराद ये कि हमें राज साहब ये मगर उसके बावजूद चलें राज साहब, अगर आपका दावा दुरुस्त है कि फ़ोन चले गए। शाहजेब नहीं, शाहजेब सुन ले ना, उसके बाद शाहजेब सुन ले, फिर लोगों को फ़ोन करके कहा गया कि अगर इज्जत से आना चाहते हो तो गाड़ी भेज देते हैं, आ जाओ, अगर इज्जत से नहीं आना चाहते तो फिर दूसरे लोगों को भेजते हैं, फिर उस तरीके से आ जाओ। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर अगर हमारे इस पुरअमन जमहूरी, आइनी और कानूनी एहतजाज को इस तरह से नाकाम किया जाएगा तो फिर उसके बाद फिर वही मॉडल रह जाता है, और उस मॉडल के लिए तो बंदे भी सिर्फ 1500-2000 चाहिए, ज़्यादा बंदों की भी जरूरत नहीं है। मगर राज साहब, वो जो मॉडल जिस की आप बात कर रहे हैं और जिस सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं गुजर गया है, और आप लोगों ने ये फैसला किया था कि ये टेस्ट करने के लिए कि फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा या नहीं रहेगा, जिसका आपकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है मुबैना फ़ोन कॉल्स का, उसके लिए हम या तो सेनेट में कुछ करेंगे या फिर पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम कौमी असेंबली में भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इस्तीफ़ों की तरफ जाएं, जिसका अभी तक आप लोगों की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है। तो आपने उसका भी कुछ नहीं किया है, आप लोग सिर्फ शिकायत ही करते रहते हैं। आप लोग ट्राई कर लें सेनेट में, आपको पता चल जाएगा। शाहजेब, मैं जो बात कर रहा हूँ उसे मैं समझता हूँ कि आप भी पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन शायद उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना चाहते और बात को ज़्यादा जो है वो आप खोलना नहीं चाहते। आप मुझे बताएं कि अगर सेनेट में हमें इस तरह की गैर सियासी मुदाखलत का जो मुदाखलत हुई है पार्लियामेंट में इनके बंदे पूरे करने के लिए, उसका अगर हमें ख़दशा ना हो तो ये सेनेट में जो है वो अदम एतमाद सुबह हो जाए, और इसी तरह से जो है वो अदम एतमाद पंजाब में और कौमी असम्बली में या वफाक में भी हो जाए। ईवीएम के ऊपर एक और है ना मौका आपके, आप अदालत चले जाएं। अदालत भी नहीं जा रहे आप लोग। अदालत में हम जाएंगे, लेकिन क्या ख्याल है आपका कि अगर अदालत से ईवीएम ना रुकी तो फिर ईवीएम के ऊपर इलेक्शन हो जाएगा? ये बात जो है ये जो कह रहे हैं ना कि जी दो टोक फैसला है हमारा, तो हमारा भी जो है वो बिल्कुल दो टोक फैसला है कि ईवीएम के ऊपर किसी कीमत के ऊपर जो है वो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। और आपको लग रहा है कि अभी भी जो न्यूट्रलिटी आप डिमांड करते हैं या जिसकी आप तवक्को करते हैं, आप इस वक्त चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इसलिए नहीं जा रहे कि आपको अभी भी लग रहा है कि वो मामला नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, हमें लग नहीं रहा। ये जो ज्वाइंट सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें हम इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मगर 20 नवंबर गुजर गई ना, वो 20 नवंबर से पहले की बात है। देखें, 20 नवंबर से पहले या 20 नवंबर के बाद, बहरहाल ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर हर बंदे की एक अपनी राय है। लेकिन चलें, ये भी जो है वो देख लिया जाएगा 20 नवंबर के बाद। अगर कोई सूरत हाल तब्दील हुई है तो उसका भी अंदाज़ा जो है वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।